एक गांव में एक मौलाना रहते थे और मौलाना का काम था कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, नमाजी करना और बच्चों को कुरान पढ़ाना। वो अपनी दीनी इस्लाम का काम वहाँ पर बैठकर मस्जिद में किया करते हैं। और गांव के जो बच्चे होते हैं उनके पास पढ़ने लिखने के लिए आते हैं। मौलाना का काम है पांचों वक्त नमाज पढ़ाते हैं। और उसके बाद में फिर जब उनको खाली पीली थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मौलाना साहब गांव के ही किसी व्यक्ति के पास बैठकर अपना थोड़ा सा टाइम पास भी किया करते हैं। इस तरह से जब और भी कुछ खाली पीली टाइम मिलता है, क्योंकि मौलाना साहब के पास और कोई काम होता नहीं है, सिर्फ वो बच्चों का पढ़ाई करते हैं और साथ में पांचों वक्त की नमाज करते हैं। इसके बाद उनके पास बहुत सारी टाइम बचती है। तो इसके बाद फिर मौलाना साहब कभी कभी छत के ऊपर भी चढ़ जाते हैं और छत के ऊपर चढ़ने के बाद में अपना किताब वगैरह पढ़ने लगते हैं। अब किताब पढ़ते पढ़ते मौलाना साहब, एक दिन का इत्तेफाक है, मौलाना साहब जब छत के ऊपर चढ़ते हैं और किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ते पढ़ते पड़ोस की एक महिला होती है जो कि उसका भी छत और मौलाना साहब का छत दोनों का मिला होता है। इसके वजह से वो महिला मौलाना साहब से कुछ बात करने की कोशिश करती है और मौलाना साहब भी उस महिला के साथ कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते महिला अपने घर की कुछ बातें मौलाना साहब को शेयर करना शुरू करती है। मौलाना साहब भी अपने बारे में उसको कुछ कुछ बातें बताने लग जाते हैं। और इसी बीच दोनों लोगों के बीच में जब बातचीत शुरू होता है तो बातचीत करते करते दोनों की बातें कब मोहब्बत में बदल जाती है और मोहब्बत से फिर दोनों लोगों का शारीरिक संबंध में बदल जाती है, कुछ पता भी नहीं चल पाता है। इसी बीच जब दोनों की आपस में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं तो गांव में महिला के घर के लोगों को छोड़कर बाकी उस गांव में जितने लोग होते हैं सारे लोगों को ये बात पता चल जाती है कि कहीं ना कहीं मौलाना साहब का ये जो बगल में महिला रहती है उसके साथ इनकी अवैध संबंध है। और इसके चलते गांव में काफ़ी बातचीत लोगों के बीच में शुरू हो जाती है। गांव के लोग भी गुस्सा करने लग जाते हैं मौलाना के ऊपर। लेकिन अब करें तो क्या, मौलाना को भी कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बोलने से बदनामी का भी बात सामने आती है। तो कुछ दिन का जब मामला इस तरह से गुजरता है तो मौलाना साहब को गांव से हटाने के लिए गांव के लोग प्लान बना लेते हैं और आपस में ये लोग बात करते हैं कि मौलाना साहब को इस गांव से हटा दिया जाए और दूसरे मौलाना को यहाँ पे हायर किया जाए। इसके बाद फिर ये जो मौलाना होते हैं इनको गांव से बाहर कर दिया जाता है और ये वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद एक दूसरे मौलाना आते हैं और जब वो मौलाना आते हैं तो सेम काम उन मौलाना का भी यही होता है। वो भी पांचों वक्त का जो है नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और दीनी इस्लाम की जो भी इनकी होती है ये बच्चों को पढ़ाया करते हैं। इसी बीच मौलाना जो नया मौलाना आते हैं वो मौलाना भी इसी तरह से बच्चों को दीनी इस्लामी जो भी इनकी पढ़ाई होती है उसको पढ़ाई करवाते हैं और पांचों वक्त का नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और इसके बाद जब भी इनके पास खाली टाइम होता है तो ये जा करके छत के ऊपर में बैठ करके किताबें वगैरह पढ़ने लगते हैं। अब इस बार ये जो नए मौलाना आए हैं, इस बार ये मौलाना उस महिला के साथ नहीं बल्कि पास पड़ोस की रहने वाली एक करीब 14-15 साल की लड़की होती है जो उसके साथ मौलाना का बातचीत शुरू हो जाता है। अब जब इस लड़की के साथ मौलाना का बातचीत शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे करके उस मौलाना से लड़की का
मोहब्बत फिर धीरे धीरे चालू हो जाता है और चालू होते होते फिर मौलाना उस लड़की के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब जब वो मौलाना उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है तो फिर से ये बातें गांव में आग की तरह फैलने लगती है। और जब ये गांव में आग की तरह ये बात फैलती है तो जब गांव के लोग इस बात को जब सुनते हैं कि मौलाना का फिर से चक्कर है और एक 14-15 साल की लड़की के साथ है, तो लोग फिर से एक प्लान बनाते हैं कि अब क्यों ना हो मौलाना को इस गांव से बाहर कर दिया जाए, मौलाना का पत्ता साफ कर दिया जाए ताकि इस तरह का मामला दोबारा ना हो। और इस बार मौलाना गांव में दूसरा जो है यहाँ पे हायर किया जाएगा और इस बार जो भी मौलाना आएंगे वो मौलाना थोड़ा सा उम्र दराज टाइप का लाया जाएगा ताकि इस तरह से मामला कुछ आगे ना हो पावे। फिर धीरे धीरे कुछ दिन गुजरता है और गुजरने के बाद में मौलाना को उस गांव से फिर से बाहर कर दिया जाता है और मौलाना वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फिर उस गांव में और एक तीसरा मौलाना आते हैं और जो तीसरे मौलाना आते हैं ये मौलाना अपना 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। इनके पास भी कुछ काम धाम वहाँ पे नहीं होता है और खाली पीली अपना टाइम बिताने के लिए छत के ऊपर कभी जाया करते हैं तो कभी किसी लोगों के साथ बैठकर बात करने लगते हैं। और इसी बीच ये जो मौलाना होते हैं इनकी कहानी को अगर आप सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इन मौलाना के ऊपर ये मामला पूरी तरह से सटीक बैठता है। और आज कहानी उस मौलाना की है जिन्होंने अपनी नमाज पढ़ाते वक्त, बच्चों को शिक्षा देते वक्त एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिनको सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी शुरू करूं इससे पहले कि आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है बलरामपुर, और वहीं बलरामपुर के पास एक सरजू नदी है और वहीं का एक गांव है जो सोनपुर धुतगुड़वा। और वहीं के नहर में एक लाश जो बहती हुई आ रही होती है। अब आसपास के गांव के लोगों को पता चलता है तो थोड़ा अंदाजा लगाने की लोग कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो नदी में लाश है ये क्या चीज़ है। उसके पास जाते हैं गांव के कुछ लोग, उसको करीब से देखने की कोशिश करते हैं। और जब लोगों को ये पता चल जाता है कि ये एक किसी इंसान का लाश है तो ये लोग जो है वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करते हैं और वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। और पहुँचने के बाद में पुलिस को लाश को निकालती है और निकालने के बाद में वहाँ के आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ पूछताछ करती है और उस लाश का भी शिनाख्त करने की कोशिश करती है कि आखिर ये लाश कहाँ का है, किसका है और कहाँ से आया है। तो जब पुलिस चारों तरफ लोगों को बुलाती है, आसपास के लोग भी पहुंचते हैं और ये पूरी तरह से पता लगाने की कोशिश होती है कि आखिर ये लाश किसका है। उसके बाद में पुलिस के पास कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी सातिराना अंदाज में कत्ल क्यों ना किया हो, गुनाह क्यों ना किया हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही देता है, जिसके कारण कातिल को सही जगह पे पहुंचने में आसानी हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार से इस कहानी के
अंदर भी होता है। जब पुलिस की टीम इन सारी चीज़ों को खंगालना शुरू करती है तो उसके बॉडी पे कहीं कुछ नहीं मिलते हैं, बस उसके जेब से एक छोटा सा कागज़ निकलता है और उस कागज़ में एक आधार कार्ड का नंबर होता है। जब उस आधार कार्ड के नंबर को पुलिस ट्रेस करती है, देखती है, तो उस पर जब लॉगिन करती है तो पता चलता है कि ये जो नंबर है, ये नंबर एक जगह एक आदमी का नाम है जो कि सिद्धार्थनगर जिले का एक थाना लगता है ढेबरुआ, और उसी का इलाका है बढ़नी बाजार, और बढ़नी बाजार का एक आदमी का नाम होता है जाफ़र अली। और ये जाफ़र अली का जब पता चलता है कि ये जो नंबर था आधार का ये जाफ़र अली का है, तो पुलिस की टीम जाफ़र अली के घर पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद में वहां पर जब पहुंचती है तो वहां पर इसके 3 बच्चे होते हैं और वहां पर एक महिला होती है। उस महिला का नाम नजमा खातून होता है, और नजमा खातून से जब पुलिस पूछताछ करती है कि अच्छा ये बताओ तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, तब वो महिला कहती है कि हमारे पति तो मुंबई में रह करके अपना बिजनेस करते हैं और वो इस समय मुंबई में हैं, और मुंबई में ही वो अपना काम धाम करते हैं, और हम लोगों को महीने में जो खर्चा पानी होता है वो भेजते रहते हैं, और हमारा घर परिवार जो है उससे चलता रहता है। हालांकि नजमा की जो सास होती है वो पहले से मर चुकी है, उसका जो ससुर है वो घर में रहता है, अपना मेहनत मजदूरी का काम किया करता है, और ये जो है अपने बच्चों को लेकर के वहाँ पे रहती है। इसके बाद जब पुलिस के लोग उससे और काफ़ी कुछ पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पति से आखिरी बार तुमसे बातचीत कब हुआ था, तो ये बताती है कि मेरे पति के साथ आखिरी बातचीत जब ये लाश मिलता है उससे जस्ट 3 दिन पहले इसके पति के साथ बात होता है, और बात में उसने बोल रखा था कि मैं अब घर आ रहा हूँ क्योंकि मैं अब यहाँ पर जो है मैं काम नहीं करूँगा, और आकर के सिद्धार्थनगर जिले में बढ़नी में रह करके मैं अपना कारोबार करूँगा और अपने बच्चों का देखभाल करूँगा। लेकिन ये पत्नी जो है मना करती है जाफ़र को कि नहीं, यहाँ पर मत आओ, और यहाँ पर क्यों आओगे, यहाँ पे तो कोई बिजनेस वगैरह है नहीं, इसलिए वहीं पर रह करके तुम अपना कारोबार करो। क्योंकि इसकी जो पत्नी होती है इसका अवैध संबंध था मौलाना के साथ, इसी के वजह से उसको घर आने के लिए मना करती थी। लेकिन जब जाफ़र काफ़ी कुछ कहता है कि नहीं मैं ज़रूर घर पे आऊँगा, तो उस समय मौलाना से ये कहती है, इसकी जो पत्नी होती है नजमा खातून अपने पति से कहती है जाफ़र से कि ठीक है, अगर तुम घर आना चाहते हो तो तुम घर आ सकते हो, लेकिन तुम्हारा बिजनेस धंधा नहीं चलता है, इसके वजह से तुम जब आओगे तो रास्ते में एक जगह है वहीं पे तुलसीपुर, और तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पे तुम उतर जाना मुंबई से आने के समय में, और वहीं पर एक तुमको मौलाना मिलेंगे और वो मौलाना तुमको एक ताबीज़ देंगे और कुछ दवाई देंगे, और उसको तुम खा लेना, और खाने के बाद जब तुम घर पे आओगे तो तुम्हारा बिजनेस वगैरह बहुत अच्छा से चलेगा। इसके बाद जब वो मुंबई से निकलता है तो मुंबई से निकलने के बाद में आता है और तुलसीपुर रेलवे स्टेशन पे उतर जाता है, क्योंकि वो बेचारा किस्मत का मारा होता है, उसको बिजनेस का काम धंधे का बहुत काफ़ी प्रॉब्लम होता है, और इसी का फ़ायदा ये जो मौलाना होते हैं इसी हिसाब से ये लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो मौलाना वहीं पे पहले से जाके मौजूद होता है, और उसके बाद मौलाना इसको ले करके सीधा चले जाता है, कहता है कि चलो थोड़ा सा जाएंगे, और उसको ले करके सरजू नदी के पास जाता है, और जाने के बाद में उसको पहले एक कुछ खाने के लिए देता है, और खाने के बाद में जब ये बेहोश हो जाता है तो फिर उसको
बेहोश होने के बाद में ये मौलाना अपने साथ में एक अपने दोस्त को भी लेकर जाता है, जिसका नाम काले उर्फ सलीम होता है, जो कि बलरामपुर जिले का एक थाना लगता है हरिया, और उसको साथ में लेकर जाता है। और जाने के बाद में मौलाना और ये इसका दोस्त जो काले होता है, ये दोनों मिल करके जाफर का गला घोंट देते हैं वहीं पे, और वहीं पे इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद में इसके पास जितने भी सामान होते हैं, इसका जो पर्स होता है, इसका जो मोबाइल होता है, इसके जो कपड़े होते हैं, इसके जितने भी सामान होते हैं, ये सारे चीज़ को ये लोग निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद में लाश को उस सरजू नदी में फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद में ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लाश बहते बहते नदी में जस्ट 3 दिन के बाद में ये वहीं पहुँचती है जहाँ पर हमने आपको पहले बताया है। सोनपुर जगह के पास में जब लाश पहुँचती है तो वहाँ पर लोग देखते हैं, और देखने के बाद में फिर पुलिस को जानकारी दी जाती है। और जानकारी देने के बाद में इसकी जो पत्नी होती है, इसके पत्नी एक नंबर से, जो वहाँ का एक नंबर होता है आधार नंबर, और उस नंबर के वजह से उसके घर पहुँचते हैं। और घर पहुँचने के बाद में इसकी पत्नी से बहुत काफ़ी और बहुत ज़्यादा जब जोर दिया जाता है तो इसकी पत्नी अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है, और कहती है कि हाँ, अपने पति को मारने के लिए उन्होंने मौलाना के अवैध संबंध में इस तरह से कदम उठाया। और इसके बाद में फिर वहाँ पे जो पुलिस की टीम होती है, उसी के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको इसके ऊपर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वहीं लोगों का कहना है, आसपास एरिया के लोगों का और पुलिस का ये भी कहना है कि देखिए, एक अवैध संबंध के चलते, एक मौलाना के चलते एक हंसता खेलता परिवार किस तरह से बर्बाद हो गया, जबकि उसकी जो दादी है वो पहले से मर चुकी है, उसका जो बाप होता है वो तो ऑलरेडी मार के फेंक दिया गया, और उसकी जो माँ होती है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। अब उन 3 बच्चों का क्या होगा, उन मासूमों का क्या होगा जो अभी नाबालिग हैं और जिन्हें अभी कुछ भी मालूम नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। वंदे मातरम।